नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आइए बताते हैं आपकी फिक्र की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो कुछ किया उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 11 दिन बाद ट्रंप के साथ क्या कुछ हो सकता है। अमेरिका में जो कुछ हुआ उस पर कम से कम चीन को तो कुछ भी कहने का हक नहीं है। यह अमेरिका में ट्रंप जैसी शख्सियत को उसी के देश के ट्विटर, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया ने आड़े हाथों लिया, लेकिन चीन में तानाशाह सरकार के खिलाफ बोलने पर जैक मा जैसा शख्स गायब हो गया। चीन के अंदर के खौफ को बेपर्दा करती है एलएसी से हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग। सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के मजदूरों का पैसा बांग्लादेशियों के पास जा रहा है? पश्चिम बंगाल की सियासत पर आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, और अंत में गाय पर चल रही बहस का भी विश्लेषण, क्योंकि हिंदुस्तान के इस पूज्य पशु में गुणों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा अंधविश्वास ही इसे मजाक का विषय बना रहा है। आज सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। यकीन मानिए ये वीडियो आपके दिल को छू लेगा, और अगर आप पानी की परवाह नहीं करते हैं तो आपका नजरिया बदल देगा। यह असम की एक महिला का वीडियो है। इस महिला को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी उम्र 60 साल के आसपास हो रही होगी, लेकिन जिंदगी में पहली बार जब इस महिला के घर नल से पानी पहुंचा, नल से, तो इसने सबसे पहले नल और जल को प्रणाम किया, मानो उसकी सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई हो। सोशल मीडिया पर असम की इस महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन हम खास तौर पर आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप अपने घर के नल खोलें तो देश के उन दूर दराज इलाकों और गांव में रह रहे लोगों के बारे में जरूर सोचें, जैसे असम की इस महिला जिन्हें पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पाता है और पानी के लिए रोज दूर दूर भटकना पड़ता है। सरकार ने अब इन इलाकों की सुध ली है तो लोगों की भावुक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि असम की यह बहन अपने घर में नल से जल का स्वागत सिर झुकाकर ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संकल्पित जल जीवन मिशन स्वतंत्रता के वर्षों बाद तक जल जैसी मूलभूत आवश्यकता की कमी झेल रहे लोगों के जीवन को कैसी परिवर्तित कर रहा है, यह इस वीडियो से स्पष्ट है। दरअसल 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना का ऐलान किया और 1.5 साल में ही सरकार ने 2 करोड़ 78 लाख घरों में नल से जल पहुंचा दिया। लेकिन हमारी फिक्र उन लोगों से जुड़ी है जिनके घरों तक अभी भी नल या जल नहीं पहुंचा है। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि देश में 19 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घर हैं, जिनमें से सिर्फ 6 करोड़ के करीब घरों तक नल पहुंचा है, और आजादी के 73 साल बाद भी 13 करोड़ ग्रामीण घर जो हैं वो पेयजल के लिए तरस रहे हैं। सोचिए, देश की 70% आबादी गांव में रहती है, लेकिन उनमें से 13 करोड़ से ज्यादा घरों में लोग शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं, और ये भी नल और जल दोनों को ही नतमस्तक होने, प्रणाम करने का मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और अब फिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो की। इस वीडियो को देखकर आपको एक मुहावरे की याद आ जाएगी कि जब रोम में आग लगी थी तब नीरो बंसी बजा रहा था। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैपिटॉल हिल में जब आग लगी थी तो ट्रंप कैसे सुकून की बंसी बजा रहे थे। अमेरिकी संसद में बुधवार को जो कुछ हुआ उसके एकमात्र विलेन के तौर पर ट्रंप को देखा जा रहा है, लेकिन 19 जनवरी से पहले ही उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग तेज हो गई है। ट्रंप पर महाभियोग की चर्चा हो रही है, राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग उठ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेल भी जा सकते हैं? क्योंकि अमेरिका से ऐसी कई रिपोर्ट आ रही हैं जो बताती हैं कि कैपिटल हिल हमले को लेकर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ काफी गुस्सा है। अमेरिका की टॉप वेबसाइट द हिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 200 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ट्रंप पर महाभियोग चले या संवैधानिक नियमों के हिसाब से उन्हें हटा दिया जाए। कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भड़काऊ भाषण के लिए ट्रंप को सजा मिले। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की कैबिनेट गुरुवार को उनके भड़काऊ भाषण को संसद पर हमले के लिए जिम्मेदार मान रही है। ट्रंप को पद से हटाने के लिए चर्चा ही नहीं, बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। यूएसए टुडे की एक रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है कि गुरुवार की हिंसा ट्रंप के भड़काऊ भाषण के बाद भड़की और अमेरिकी जांच एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। कॉर्नेल लॉ इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डेविड ओलिन ने कहा है कि हिंसा के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपराध किया है और उन पर केस चलना चाहिए। इसी तरह जॉर्ज वाशिंगटन लॉ यूनिवर्सिटी के डीन फेडरिक लॉरेंस
कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल माइकल शेरविन, हर कोई अमेरिकी संसद पर हमले के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद ने जो दंश झेला, सबसे पुराना लोकतंत्र जिस कदर शर्मसार हुआ, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। ट्रंप के समर्थकों ने जो कैपिटल हिल में गदर मचाया, उससे सुपर पावर अमेरिका की लोकशाही का गौरव अर्श से फर्श पर गिर गया। दुनिया के सामने लोकतंत्र के ठेकेदार का सिर झुक गया और इस सब का एकमात्र जिम्मेदार है डोनाल्ड ट्रंप। गुरुवार को उन्होंने पहले अपने समर्थकों को कैपिटल हिल तक मार्च के लिए उकसाया, फिर संसद में अपने समर्थकों का लाइव तांडव देखते रहे और जब देश दुनिया में निंदा होने लगी तो 20 जनवरी को पावर ट्रांसफर का ऐलान कर दिया। दुनिया के सबसे पुराने लोकशाही को सरेआम लटकाकर संसद की गरिमा की धज्जियां उड़ाकर ट्रंप डैमेज कंट्रोल करने निकले, लेकिन तब तक उनका चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया। कैपिटल हिल की घटना के बाद अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ माहौल बनने लगा है। हिंसा की इस घटना के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। शिक्षा मंत्री बेट्सी डेवोस, राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार मैट पॉटिंगर, इनके अलावा परिवहन मंत्री ई चाओ, अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी ग्रीशम, व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यूज समेत कुल 11 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, करीब 200 से ज्यादा सांसद चाहते हैं कि ट्रंप पर महाभियोग चले, जिनमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों ही पार्टियों के सांसद हैं। हाउस की स्पीकर डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस और ट्रंप के मंत्रिमंडल से कहा है कि वो तुरंत अनुच्छेद 25 के तहत ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया शुरू करें। दरअसल अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए पहल मंत्रिमंडल को करनी होगी। साथ ही उस प्रस्ताव को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर महाभियोग चलाना और उन्हें हटाना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, वो भी तब जबकि एक दिन पहले पेंस ने कैपिटल हिल की घटना को अमेरिकी इतिहास का काला दिन बताया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेंस नहीं चाहते कि ट्रंप पर महाभियोग चले या वो कुर्सी से हटें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रिपब्लिकन पार्टी की साख पर बट्टा लगेगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि 4 साल बाद माइक पेंस ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। अगर उन्होंने आज ट्रंप के खिलाफ कुछ किया तो उन्हें पार्टी में ट्रंप समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में अभी एक ताजा सर्वे किया गया है जो बताता है कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जा सकता है, ना ही उनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। वेबसाइट Axios.com के लिए इप्सॉस एजेंसी की सर्वे के मुताबिक 80% रिपब्लिकन्स ट्रंप को समय से पहले उनके पद से हटाने के खिलाफ हैं। सिर्फ 6% रिपब्लिकन समर्थकों ने कैपिटल हिल घटना से सहमति जताई है। इस सर्वे में जहां 22% रिपब्लिकन से बुधवार की घटना को तख्ता पलट की कोशिश माना, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के 74% समर्थकों ने घटना को तख्ता पलट की कोशिश बताया है। डेमोक्रेट समर्थकों के बीच 86% लोगों ने कहा कि ट्रंप को फौरन राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाना चाहिए। मतलब रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों और समर्थकों के बीच अभी भी ट्रंप की जरूरत बनी हुई है। सर्वे के नतीजों के आधार पर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी असल में ट्रंप की पार्टी बन चुकी है, इसीलिए जो नेता उनसे अपने आप को अलग कर रहे हैं, मुमकिन है उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाए। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर ट्रंप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो ऐसे में राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के पास 2 ट्रंप कार्ड हैं। पहला, राष्ट्रपति के तौर पर वो किसी गलती के लिए खुद को माफ कर सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी कहते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति निक्सन को भी इसी तरह से माफी दी गई थी। दूसरा, अगर माफी नहीं भी मिली तो केस काफी लंबा चलेगा और बहुत मुमकिन है कि ट्रंप कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बच जाएं, क्योंकि उनके खिलाफ सीधे और पुख्ता सबूत नहीं हैं जिनसे यह साबित हो पाए कि उन्होंने समर्थकों से सीधे हिंसा करने को कहा हो, और इसका गवाह मिलना भी मुश्किल है। कुल मिलाकर ट्रंप पर अभी महाभियोग का खतरा कम है, क्योंकि महाभियोग के लिए जो बहस होती है उसके लिए कम से कम 23 दिन चाहिए, लेकिन ट्रंप का कुल कार्यकाल इससे भी कम समय का बचा हुआ है।
लेकिन सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका में सरकार चलाने वाले ट्रंप पर सबसे पहले महाभियोग सोशल मीडिया नहीं लगाया। ट्विटर पर ट्रंप रात दिन अपने फैसले सुनाया करते थे, दूसरे मुल्कों के खिलाफ ऑर्डर ट्विटर पर ही जारी करते थे, चाहे वो चीन से दोस्ती हो या दुश्मनी हो, या फिर पाकिस्तान पर क्रोध, या फिर ईरान के खिलाफ इंतकाम। लेकिन जब ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद में कोहराम मचाया तो ट्विटर ने ट्रंप के कुछ ट्वीट्स हटाए और 12 घंटे के लिए उन्हें बैन कर दिया। इसके अलावा फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया और इंस्टाग्राम ने डोनाल्ड ट्रंप को अनिश्चितकाल के लिए बैन कर दिया। मतलब सोशल मीडिया ने ट्रंप को सजा सुना दी। लेकिन इस सब के बीच ट्रंप एंड फैमिली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका जिक्र हमने फिक्र की शुरुआत में किया था। दरअसल कहा जा रहा है कि जिस वक्त ट्रंप के हजारों समर्थक अमेरिकी संसद में तांडव कर रहे थे, तब ट्रंप अपने परिवार के साथ इस घटना को लाइव देख रहे थे। इस वीडियो को देखकर कौन नहीं कहेगा कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र शर्मसार हो रहा था और राष्ट्रपति खुशियां मना रहा था। 1 मिनट 54 सेकंड के इस वीडियो को ट्रंप के बेटे ने ही शूट किया है। इसमें ट्रंप और उनकी बेटी इवांका अलग अलग टीवी स्क्रीन पर कैपिटल हिल में हो रही हिंसा को देखते नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक भी चल रहा है। अब जरा ट्रंप परिवार की भावभंगिमा पर गौर कीजिए। इस वीडियो में ट्रंप और इवांका गंभीर दिख रहे हैं, जबकि उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड किम्बरली और ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज खुश नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड किम्बरली तो इसमें झूमते नजर आते हैं। इस वीडियो में कुछ नारेबाजी भी सुनाई देती है जिसमें ट्रंप से जंग जारी रखने को कहा जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में एक हैट नजर आता है जिस पर लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हालांकि पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे वो बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हैं। ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की काउंटिंग से पहले ही अपनी रैली बुलाकर भाषण देकर अपने समर्थकों को उकसाया। उनसे कहा कि वो कभी हार न माने। और जब उनके समर्थक अमेरिकी संसद में तोड़फोड़ और मारपीट कर रहे थे, तब वीडियो में ट्रंप के बेटे कहते सुनाई देते हैं कि वो प्रदर्शनकारियों के काम से खुश हैं। और यही वो सबूत है जिसके बूते अब अमेरिका का बड़ा तबका ट्रंप के लिए सजा की मांग कर रहा है। कुछ तो आज ऐसे कुछ देश भी हैं जहां लोकतंत्र को हमेशा कुचला जाता रहा है और इन देशों में चीन भी शामिल है। अलग अलग बोलियों और भाषाओं में एक मशहूर कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसके 72 छेद। इसका मतलब यह हुआ कि जिस आदमी के अंदर खुद ही कई सारे दोष हों, वो किसी और पर उंगली कैसे उठा सकता है। आज चीन पर यह बात 100% लागू होती है। जो चीन आज अमेरिका पर हंस रहा है, अमेरिका पर सवाल खड़े कर रहा है, उसे ऐसा करने का अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि तुम तो मत हंसो चीन। मन ही मन कोई देश भला कैसे हंस सकता है, और देश तो छोड़िए, भला कोई इंसान भी मन ही मन में कैसे हंस सकता है। वैसे तो इस सवाल का जवाब आसान नहीं होता, लेकिन मुस्कुराहट के मामले में बेहद कंजूस दिखने वाले जिनपिंग आजकल यही काम कर रहे हैं। और इसलिए हम ये आपत्ति जता रहे हैं कि कम से कम तुम तो मत हंसो चीन। जरा ये तस्वीर देखिए। अमेरिका अशांत हुआ तो चीन की बाछें खिल गई। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने बिना देर किए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मशाल को नीचे गिरा हुआ दिखा दिया। चीन ने तुरंत पुराने पन्ने खोले और अमेरिका को याद दिलाया कि आपको तो हांगकांग की तस्वीरें बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन हम फिर भी कहेंगे तुम तो मत हंसो चीन, तुम मत हंसो, क्योंकि चीन में यह कल्पना नहीं की जा सकती कि उसके राष्ट्रपति के अकाउंट को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया जाए। चीन की इस मुस्कुराहट का रहस्य भी समझ लीजिए। अभी कुछ ही दिन तो हुए, अमेरिकी संसद ने सवाल उठाया कि तिब्बत को अपना धार्मिक गुरु चुनने की प्रक्रिया में चीन टांग क्यों अड़ाता है। अब भला उसी संसद में चीख पुकार मचे तो चीन क्यों न मचल जाए। अमेरिका तो हर साल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम से रिपोर्ट भी निकालता है। वर्ष 2019 की इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि खास तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन इस क्षेत्र में बदलाव की फिराक में है। वो अपने फायदे के लिए सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है और दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए लूट खसोट वाली अर्थव्यवस्था फैला रहा है।
जाहिर है अमेरिका जब इंडो पैसिफिक बोलता है तब मनोवैज्ञानिक तौर पर भारत मजबूत होता है और चीन कमजोर दिखने लगता है। इसलिए अमेरिका में अशांति होगी तो चीन मुस्कुराएगा ही। लेकिन हम फिर कहेंगे तुम तो मत हंसो चीन। तिब्बत को निगलते हुए, उइगरों को प्रताड़ित करते हुए, ताइवान पर बुरी नज़र रखते हुए और विस्तारवाद के रास्ते पर चलते हुए अगर तुम्हें अमेरिका पर हंसी आती है तो जरा चारों ओर सिर घुमाकर देख लो, दुनिया भी तुम पर हंस रही है। तुम तो मत हंसो चीन, क्योंकि जिस वक्त तुम अमेरिका पर हंस रहे हो दुनिया ये पूछ रही है कि जैक मा कहां है। जैक मा है या भी नहीं, और अगर वो है तो सामने क्यों नहीं आते। जैक मा को धरती निकल गई या आसमान खा गया। दरअसल ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार जैक मा पिछले 2.5 महीने से गायब हैं। आखिरी बार उन्हें तब देखा गया और सुना गया जब उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चीनी सरकार के सिस्टम, बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम की आलोचना की। 24 अक्टूबर 2020 को एक मीटिंग हुई जिसमें चीन की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े बड़े लोग पहुंचे। इस बैठक में जैक मा भी थे। उन्होंने कहा कि चीन के बैंक आम लोगों को लोन देने में बड़े सख्त नियमों का पालन करते हैं। ऐसे नियम तरक्की के रास्ते में रोड़ा साबित होते हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हुए और उसके बाद सरकार ने क्या किया ये तो नहीं पता, लेकिन जैक मा कहां गए किसी को नहीं पता चल पा रहा है। वैसे चीन में सरकार की बोली बोलने वाले अखबारों का इशारा भी इस बारे में महत्वपूर्ण है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली ने साल भर पहले ही लिखा था मा युन यानी जैक मा का कोई युग नहीं है। हां, एक युग जरूर है जिसमें मा युन भी है। मा युन या एलन मस्क या हम सभी साधारण लोग जिन्होंने भी सफलता पाई वो सभी इस युग में मिले अच्छे मौकों का फायदा उठाकर आगे बढ़े। जाहिर है यह अखबार बिना कहे ये कहना चाहता है कि जैक मा की कोई हैसियत नहीं और चीन में रहना है तो जिनपिंग जिंदाबाद कहना होगा। आप इस बात को ऐसे भी समझिए कि चीन में सारे बैंक सरकारी हैं और वहां बैंकों पर उंगली उठाने का मतलब है कि आप सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। तो क्या यही बात चीन को चुभ गई? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि तुम तो अमेरिका पे उंगली मत उठाओ चीन, और हो सके तो दुनिया को बताओ जैक मा कहां है। वो जैक मा जिसने असफलता की सीढ़ी को सफलता के कीर्तिमान में बदल दिया। डांस का ये हुनर जैक मा के अंदर तब से था जब उनका नाम जैक मा नहीं मा यून था। मा यून से जैक मा बनने की कहानी सही मायने में फकीर से बादशाह बनने की कहानी है। मा यून चीनी प्रांत शिनजियांग में जिस परिवार में पैदा हुए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। माँ बाप दोनों डांस परफॉर्मर थे। जैक जब 13 साल के हुए एक नया शौक पैदा हुआ। हर रोज साइकिल चलाकर हांगझोउ इंटरनेशनल होटल जाने लगे और विदेशी सैलानियों को शहर घुमाकर बदले में उनसे इंग्लिश सीखने लगे। इन्हीं पर्यटकों में से एक ने मा यून का नाम रख दिया जैक। जैक ने विदेशी सैलानियों से सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि उनके तौर तरीके और स्टाइल को भी सीख लिया। जैक मा की कहानी सही मायने में साबित करती है कि जब आप असफल हो रहे होते हैं तब सही मायने में सफलता की बुनियाद रख रहे होते हैं। जैक प्राइमरी में 2 बार, मिडिल स्कूल में 3 बार और ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में 2 बार फेल हुए। यूनिवर्सिटी से निकले तो अंग्रेजी के टीचर बने। 5 साल में मन भर गया, दूसरी कंपनियों में अप्लाई करने लगे। दर्जनों जगह रिजेक्ट किए गए। अमेरिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन KFC जब चीन पहुंची तो जॉब के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया। सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं चुना गया, वो जैक मा थे। तब जैक ने अपनी ट्रांसलेशन कंपनी खोली। कंपनी के काम से 1995 में अमेरिका गए। वहां एक दोस्त से पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना। इंटरनेट पर बियर यानी भालू सर्च किया तो हैरान हुए। अमेरिकी, जर्मन और जापान के बियर तो मिले लेकिन चाइनीज बियर पर कोई जानकारी नहीं मिली। चीन पर काफी कुछ ढूंढा लेकिन इंटरनेट पर चीन के बारे में कुछ नहीं मिला। तब जैक मा को लगा कि इंटरनेट से जुड़ा धंधा चीन में चल निकलेगा।
10 मई 1995 को ChinaPage.com नाम का रजिस्ट्रेशन कराया। 1988 से 1999 में चाइना इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेंटर के प्रेसिडेंट बने। 1999 में 17 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा की शुरुआत कर दी। आखिर जैक ने कंपनी का नाम अलीबाबा ही क्यों रखा? सुनेंगे तो बुद्धिमानी की दाद देंगे। जैक मा को लगा कि नाम ऐसा रखना चाहिए जिसकी यूनिवर्सल अपील हो, यानी जो सबकी समझ में आए। ख्याल आया कि लोक कथाओं के किरदार अलीबाबा को तो सबने पढ़ा होगा। जैक मा ने खुद बताया कि एक बार सैन फ्रांसिस्को के एक रेस्टोरेंट में उन्होंने वेट्रेस से पूछा कि तुम अलीबाबा को जानती हो? उसने कहा हाँ, वही ना, खुलजा सिमसिम वाला। इसके बाद जैक मा ने चीन और अमेरिका के अलावा भारत, जर्मनी, जापान जैसे देशों में भी गलियों और नुक्कड़ों के लोगों से ये सवाल किया और जवाब मिलने के बाद कंपनी का नाम फाइनल कर दिया। जैक मा जहां भी जाते हैं, खास तौर पर छात्रों के बीच एक बात कहते थे, मैं नहीं चाहता कि चीन के लोगों की जेब गहरी हो और दिमाग कम हो, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगा कि चीन के लोग ये समझें कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। शायद चीन की सरकार ने जैक मा की इस बात को गंभीरता से लिया और नाराज हो गई, और इसीलिए आज हमने ये सवाल उठाया कि तुम तो मत सोचिए। आज ग्लोबल टाइम्स ने फिर से भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर चीनी प्रशासन का विरोध दिखाया, लेकिन यह सब चीन का खौफ दिखाता है, और सरहद का हाल देखकर तो यह बात और भी पक्की हो जाती है। और यही दिखाने के लिए आज हम आपको LAC पर ले चलेंगे, जहां हमारे रिपोर्टर सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज बम बारूद बरसाने वाला चीन भारत का अदम्य साहस देखकर हार मानेगा। मिसाइलों से खेलने वाला ड्रैगन हिंद के हिमवीरों के सामने सरेंडर कर देगा। जिनपिंग की फौज पूर्वी लद्दाख में हथियार डाल देगी और लाल बादशाह की सारी हैकड़ी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि -30 डिग्री तापमान में भी LAC के सेंट्रल कमांड में एक्शन में हैं भारत के वीर। क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट पर चीनी सेना को ललकार रहे हैं हिंदुस्तानी हिमवीर, और भारतीय जवानों के इसी फौलादी हौसले को TV9 भारतवर्ष ने कैमरे में कैद किया है। मेरा भारत महान, हमारे सैनिकों का यही उद्देश्य है, बॉर्डर पर तैनात हमारी इन डिफिकल्ट टेरेन के अंदर खड़े रहने का। यानी वो हमेशा एक ही लक्ष्य के ऊपर काम करते हैं, वो है इस महान भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना। TV9 भारतवर्ष की टीम आज LAC पर पहुंच चुकी है और आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि कैसा है हमारे LAC पर हमारी सुरक्षा की बंदोबस्त, कैसी है हमारी तैयारी, खास तौर पर यह भी कि हम कितने ज़्यादा सक्षम हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसी तैयारियों का जायजा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम सीधे अपने जवानों से मिलेंगे, उनसे जानेंगे LAC की इन तैयारियों के बारे में, और ये भी बताएंगे कि आखिरकार हमारी क्षमताएं पिछले कई दशकों में, कई सालों में कितनी गुना बढ़ गई है और हमारे जवान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए कितने ज़्यादा तैयार हैं। पिछले 9 महीने से भारत और चीन की सेना जिन इलाकों में आमने सामने है, जहां जंग जैसे हालात हैं, वो सिर्फ पूर्वी लद्दाख ही नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सेंट्रल कमांड यानी उत्तराखंड और हिमाचल में भी हालात गंभीर हैं। हम उन इलाकों में मौजूद हैं सेंट्रल थिएटर के या सेंट्रल कमांड के, जो LAC कहा जाता है। अगर उन पहाड़ियों को आप देखें, दरअसल ये करीबन 20-20 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार जब भी स्टैंड ऑफ शुरू होता है तो लगातार पूरे LAC को चीन की तरफ से एक्टिव कर दिया जाता है। अभी भी जब स्टैंड ऑफ ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में है, तब भी ना सिर्फ सेंट्रल कमांड के अंदर बल्कि हमारे जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हों या उत्तराखंड के सेंट्रल पार्ट हो या हिमाचल का, इन तरफ इसी तरीके की कोशिश की जाती है।
डोकलाम के समय भी बाराहूटी या फिर इन इलाकों के अंदर खास तौर पर चीन की तरफ से लगातार एयर वायलेशंस किए गए। ये वही इलाके हैं जहां पर लगातार एयर वायलेशन किए जाते हैं, लेकिन हमारी सेनाएं इन इलाकों को पूरी तरीके से डोमिनेट करने में सक्षम है। यहाँ हड्डी गलाने वाली ठंड में भी जवानों की सरगर्मी। ये एलएसी का वो इलाका है जो बेहद संवेदनशील और चुनौतियों से भरा है। यहाँ भारत और चीन के कब्जे वाले तिब्बत से लेकर नेपाल तक का ट्राई जंक्शन है, यानी लिपुलेख भी है। TV9 भारतवर्ष की टीम यहाँ एलएसी के करीब उस जगह भी पहुंची जहां हर पल मौत सिर पर मंडराती है। इस समय जिन इलाकों में हम हैं, ये वो इलाके हैं जिन्हें हम ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, यानी वो इलाका जो नेपाल, भारत और भूटान की सीमाओं से लगता हुआ इलाका है। दरअसल चीन ने अपने एग्रेशन के बाद लगातार इन इलाकों में अपना एग्रेशन बहुत ज़्यादा मेंटेन कर दिया। यही वजह है कि भारतीय सेना लगातार इन एरियाज़ को डोमिनेट करती है अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। एलएसी जो है उत्तराखंड में करीबन 350 किलोमीटर की है और इन 350 किलोमीटर में बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन भी है, जिनको मॉनिटर करना या डोमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखें कि वो इलाके हैं जहाँ पर भारतीय सेना बहुत लंबे समय से अपनी पोस्ट को मेंटेन किए हुए हैं या फिर उनको डोमिनेट करती है। आगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे जवानों की जाबाजी देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ड्रैगन लाख साजिशें कर लें, हिंदुस्तान के हिमवीर उसे हर हाल में शिकस्त दे सकते हैं, अपने फौलादी इरादों से चकनाचूर कर सकते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भी एलएसी पर चीन से टकराव चरम पर है और चीनी सैनिक बिना हथियारों के शांति का पाठ पढ़ने वाले नहीं हैं। लिहाजा हमारे जवान पहाड़ों पर भी 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जिनके पास सर्दियों के गियर भी हैं और हाथों में हथियार भी, पीठ पर गोला बारूद भी है और रशद भी। जंग का ये सामान जवान न सिर्फ अपने पास साथ लेकर चलते हैं, बल्कि पूरे इलाके में ज़मीन के नीचे छिपाकर भी रखते हैं, ताकि जंग के हालात में ये तैयारी भी जंग जैसी हो। न हथियार की कमी रहे, न रशद की। अगर आप देखें कि मैं आपको बता रहा था कि कैसे इन हाइडआउट्स में इन्होंने अपने एम्यूनेशंस यानी अपने एक्सप्लोजिव के साथ साथ अपने खासतौर पे अपने सोलर हीटर्स, सोलर पैनल्स, यहाँ तक कि वेज जो इनके शुगर वुगर आपके जो खाने इंस्टेंटली फूड भी मैं आपको दिखा रहा था कि वो भी रखेंगे। और ये इसलिए भी क्योंकि आप ये समझ सकें कि अगर ज़रूरत पड़े और यहाँ कोई उनको अगर अपने स्टे के लिए भी अपनी ज़रूरत महसूस करनी पड़े तो यहाँ पर अपने परमानेंट स्ट्रक्चर या फिर टेंट्स को ये इस्टेब्लिश कर सकें। और अगर रुकना पड़ जाए इन इलाकों में, अगर कमांडर का ये ऑपरेशन के तौर पर ये कमांड आ जाती है कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा किसी भी तरीके की चुनौती का सामना करने के लिए, तो यहाँ पर उसकी व्यवस्था भी होती है। और ऐसे हाइडआउट या ऐसी जगह ये हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे बना के रखते हैं ताकि इनके एरिया के अंदर इनका ना सिर्फ डोमिनेंस पेट्रोलिंग से हो सके बल्कि रसद की किसी तरीके की कमी ना हो सके। और हमारी सेनाएं इन एरियाज के अंदर पेट्रोलिंग लगातार करती रहती है, यानी 12 महीने 24 घंटे ये पेट्रोलिंग चलती है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। मतलब साफ है, भारत की सेना सरहद पर भीषण युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच अगर जंग छिड़ी तो एलएसी के इन इलाकों में 12 महीने तक का लगातार जंग लड़ने का पूरा साजो सामान मौजूद है। फॉरवर्ड पोस्ट में दिखाया, हमारी तैयारियां दिखाई है, हमारी कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हैं। आप कुछ और क्या बताना चाहेंगे हमारे लोगों को, दर्शकों को? लिविंग अकोमोडेशन इम्प्रूवमेंट है एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ या लॉजिस्टिक सपोर्ट अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया गया है। और ऑपरेशनली हम लोग फुली फिट है एंड लॉजिस्टिकली वी आर वेल पॉइस्ड। दैट इज़ द रीज़न वी से इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट। निश्चित तौर पर इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट। और यही कहते हैं कि आप जब बेहतर होते हैं तो उससे और बेहतर कैसे हो सकते हैं, ये वही उसका प्रोसेस था। आज हमने ये सारी चीज़ें आप तक इसलिए पहुंचा रहे थे ताकि आप ये समझ सके कि यहाँ की चुनौतियाँ दूसरी जगहों से कितनी अलग हैं और इन चुनौतियों से सामना करने के लिए हमारी फौज कितनी सक्षम है। देखा आपने, एलएसी पर जिन इलाकों में चीन की सेना ने भारत का रास्ता रोक रखा है, वहाँ से उसे पीछे खदेड़ने में वक्त नहीं लगेगा। बस इंतज़ार हाई कमांड की इजाज़त की है। अगर बात से बात नहीं बनी तो बात आगे भी बढ़ सकती है।
निसंदेह इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। और क्या शानदार रिपोर्टिंग की सुमन। हमने आपको एलएसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाया है। कल दिन भर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। एलएसी के हर अहम इलाके में ले जाएंगे, क्योंकि TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली ये सारी चीजें आपके पास लेकर आया है और हिंदुस्तान के इन हिमवीरों को दिल से सलाम करता है और उनकी वीरता को नमन करता है। सरहद की सुरक्षा को लेकर हमें और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर मां भारती के सपूत हमारे जांबाज जवान तैनात हैं। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी फिक्र करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या आप जानते हैं कि मनरेगा का पैसा बांग्लादेशियों के पास जा रहा है? चौंकिए मत, ये सच है। हिंदुस्तान का वो पैसा जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी संगठन कर सकते हैं, ISI के एजेंट्स कर सकते हैं, हिंदुस्तान के पैसे से ही हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जा सकती है। ये सब हो रहा है उस पश्चिम बंगाल में जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक माना जाता है। उनके नाम पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड बन जाते हैं। और ये सब आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में भी यह बदस्तूर जारी है। लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल से मनरेगा का पैसा बांग्लादेशियों के पास भेजा जा रहा है। लेकिन यह सब कैसे हो रहा है और कौन कौन कर रहा है, यह जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम पश्चिम बंगाल में उस जगह पहुंची जहां से मनरेगा का पैसा बांग्लादेशियों को मिलने का सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। ये कागज के वो टुकड़े हैं जो पश्चिम बंगाल में चल रहे उस रैकेट के सबूत हैं, जिसके जरिए ममता राज में हिंदुस्तानियों के हक के पैसे बांग्लादेशियों के पास भेजे जा रहे हैं। ये सबूत है ममता राज में मनरेगा का पैसा बांग्लादेश जाने का। मुर्शिदाबाद का नवग्राम में ऐसा एक रैकेट का पता चला है जिसमें हजारों जॉब कार्ड से कई करोड़ रुपया बांग्लादेश पाचार हो रहा है। आज हम वहीं पे जाएंगे और खोज करेंगे कौन है वो लोग जो ऐसा बड़ा रैकेट चला रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम मुर्शिदाबाद के नवग्राम से निमग्राम गांव पहुंची, जिसे इस ममता राज में चल रहे गोरख धंधे का बड़ा सेंटर बताया जा रहा है। हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की, पड़ताल की। पता चला कि वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के इस रैकेट का इल्जाम TMC के नेता शमसुल अरफिन पर, जो निमग्राम पंचायत का उप प्रधान है, जिसे गुरबशला ग्राम पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। मुर्शिदाबाद जिला के अंतर्गत नवग्राम ब्लॉक के गुड़ापसला ग्राम पंचायत के उप प्रधान शमसुल अरफिन एवं ग्राम पंचायत के कर्मी सबरुल इस्लाम, इन्होंने मनरेगा के तहत पर जॉब कार्ड कुछ फर्जी, कुछ बांग्लादेशियों के नाम में उठाकर जॉब कार्ड बनाकर फर्जी पैसा बहुत दिनों से उन्होंने हैंडलिंग करके उठा रहे थे। ये आरोप और मामला सिर्फ मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार और हेराफेरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। क्योंकि भारत का पैसा अगर इस तरह बांग्लादेशियों के पास जा रहा है तो वाकई फिक्र बड़ी है। क्योंकि बांग्लादेशियों के पास जाने वाले इस पैसे का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकता है। ये काम वहां मौजूद कट्टरपंथी संगठन कर सकते हैं, ISI के जासूस कर सकते हैं। इसी फिक्र के चलते TV9 भारतवर्ष की टीम निमग्राम में पहुंची थी, जहां साजिश का सरगना TMC के नेता शमसुल अरफिन को बताया जा रहा है। हमने पड़ताल जारी रखी और उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास इस गोरख धंधे के सबूत हैं। हमारे पास सबूत भी है और हम दिखा सकते हैं और दिखाऊंगा भी, क्योंकि पिछले टर्म जो ये शमसुल अरफिन यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट था और उसके भाई बांग्लादेश में रहता है और कुछ भी वो लोग भी बांग्लादेश में रहता है, जिसका वो जॉब कार्ड, ये बात सच है कि यहाँ बहुत 170 का जो जॉब कार्ड है हमारे पास वो सबूत है, हम दिखाएंगे और
इस पैसा का जो गलत लेन देन है इंडिविजुअल कैसे हो सकता है? ये तो जब बांग्लादेश में आना जाना लगा रहता है ये पैसा। हमने जब मामले से जुड़े दस्तावेज देखे तो पहली नज़र में तो कुछ भी गलत नहीं दिखा, लेकिन धांधली और धोखाधड़ी इन्हीं कागजों में दर्ज है। जी खांडेकर के नाम के जिस व्यक्ति के नाम पर यह जॉब कार्ड बना है उसका एक और नाम है बापी खांडेकर, जो बांग्लादेशी है और चिटगांव पोर्ट अथॉरिटी में काम करता है। लेकिन इस बांग्लादेशी के नाम पर आज से नहीं बल्कि साल 2008 से जॉब कार्ड बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह शख्स रिश्ते में निमग्राम पंचायत के उप प्रधान और मुख्य आरोपी शमसुल अरफिन का भाई लगता है, जिस पर ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों कार्ड बनवाकर लाखों के वारे न्यारे का इल्जाम है। कच्चू शेख बच्चू शेख, यहाँ के लोगों को कहना है कि ये बांग्लादेश में रहते हैं। यहाँ पर उन लोगों के नाम में भी पैसा उठा है। बापी खांडेकर जो प्रधान का उप प्रधान जो अरेस्ट हुआ है उसका भाई, उसका नाम में भी पैसा उठा है। जरा इस दस्तावेज पर नजर डालें। ये चुड्ड शेख नाम के एक व्यक्ति का जॉब कार्ड है, लेकिन ये भी हिंदुस्तानी नहीं है बल्कि बांग्लादेशी है और इसे भी मनरेगा के तहत कई साल से पैसे मिल रहे हैं। और उसकी तरह ये भी उन तमाम लोगों की नाम की लिस्ट है जो बांग्लादेशी हैं, जिनके नाम पर मनरेगा का पैसा बैंक और पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में गया और फिर उसे हवाला के जरिए बांग्लादेश पहुंचाए जाने की बात सामने आ रही है। मेरे हाथ में 170 लोगों का एक लिस्ट है, जो लिस्ट फर्जी है। ये लिस्ट में हर एक नाम फर्जी है या तो फिर इनमें जो नाम है वो बांग्लादेशी है। ये वो जॉब कार्ड का लिस्ट है जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते या तो फिर अगर एग्जिस्ट करते हैं वो बांग्लादेश में रहता है। ये 170 नाम पे लगातार केंद्र सरकार का पैसा जाते रहे हैं और एक ही साथ ये पैसा 75 लाख के ऊपर कहा जा रहा है। गांव वालों का ये कहना है ये सिर्फ अकेला एक घटना नहीं है, ऐसा कई गांव हैं जहां पे इस कदर फर्जी लिस्ट बना के मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार से बांग्लादेशी लूट रहे हैं। सवाल मन में यह आता है कि अगर मनरेगा के लिए फर्जी लिस्ट बन सकती है तो क्या वोटों के लिए नहीं? सोचिए, सिर्फ एक गांव में, एक पंचायत में 170 ऐसे लोगों के नाम जो या तो फर्जी हैं या फिर बांग्लादेशी। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे बंगाल में क्या हाल होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ एक बड़ा सियासी मुद्दा रही है, चाहे लेफ्ट का राज हो या फिर अब जब टीएमसी की सरकार है। दोनों पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को संरक्षण देने के आरोप हैं और उनके खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा देने का इल्जाम है। और ऐसा ही कुछ हमारी टीम के साथ भी करने की कोशिश की गई, जो इस रैकेट के हर एक तार का सुराग ढूंढने में लगी थी। हमने पड़ताल जारी रखी और टीएमसी के स्थानीय पंचायत प्रधान से बात की, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। मैं शमसुल अरफिन को नहीं जानता, मैंने उससे कभी बात नहीं की। मैं इस तरह के किसी मामले के बारे में नहीं जानता। मेरे रहते हुए यहाँ पर कोई करप्शन नहीं हुआ है। मैं 2018 से यहाँ हूँ। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि एक प्रधान पंचायत के उप प्रधान को नहीं जानता हो या फिर उससे कभी बातचीत नहीं हुई? खैर, प्रधान साहब ने खुद को क्लीन चिट देते हुए पल्ला झाड़ लिया, लेकिन हमने पड़ताल जारी रखी। इस दौरान हमें गांव में वो शख्स मिल गया जो इसी फर्जीवाड़े का शिकार हुआ और फिर इसके खिलाफ आवाज उठाई। 100 दिन के जॉब कार्ड के लिए एक दिन में पंचायत ऑफिस गया तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के नाम पर पहले से ही कार्ड बना हुआ है। तब मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि बहुत से नाम या तो फर्जी हैं या बांग्लादेशी। उसके बाद हमने बीडीओ से शिकायत की। हमने शमसुल अरफिन और उसके एक साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम केस की जांच करें और FIR दर्ज कराएं। फिलहाल आरोपी टीएमसी नेता और निमग्राम पंचायत का उप प्रधान शमसुल अरफिन और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमने शमसुल अरफिन और उसके बांग्लादेशी कनेक्शन को लेकर पड़ताल जारी रखी। हम ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई में ये सारे इल्ज़ाम सच हैं या फिर कोरी सियासत।
हमारी टीम जैसे ही शमसुल अरफिन के घर के करीब पहुंची, वहां लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस 50 से 60 लोगों ने हमला बोल दिया। पथराव किया गया। हमलावरों के झुंड में टीएमसी वर्कर राजू खान और रूबेल अली नाम के ये दोनों शख्स थे। गनीमत रही कि हमारी टीम किसी तरह वहां से बच निकली। जब हम लोग जानने गए, हम लोगों पे जानलेवा हमला हुआ। आरोप यह है कांग्रेस की तरफ से कि तृणमूल कांग्रेस का पंचायत उप प्रधान इसमें शामिल थे और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन ये एक छोटा रैकेट नहीं है। जो समझ में आया है, बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर पे ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। इसका छोटा सा एक हिस्सा हमने आपको दिखाया है, एक छोटा सा झलक आपको दिखाया है। लेकिन एक ग्राम में, एक गांव में 170 अगर फेक जॉब कार्ड्स रह सकते हैं और उसमें कई करोड़ रुपया अगर बांग्लादेशी लेके चले जा रहा है, समझ सकते हैं कि पूरा मुर्शिदाबाद मालदा ज़िले में क्या हो रहा होगा। भारत का पैसा किस कदर बाहर चला जा रहा है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, मुर्शिदाबाद नवग्राम। आपके लिए अब यह भी जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा क्या है। दरअसल ये साल 2005 में बना था, जिसमें ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान है। इसमें ग्रामीण वयस्क को 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। इस लिस्ट में रजिस्टर होने के बाद मजदूर को 5 किलोमीटर के दायरे में ही काम दिया जाता है। और पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत 192 रुपए 40 पैसे मजदूरी दी जाती है, जो 100 दिन के काम के हिसाब से सालाना 19,240 रुपए होती है। यह पैसा गरीब मजदूरों को आर्थिक शक्ति देने के लिए है और इसीलिए सरकार इस पर टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाती है। लेकिन क्या हिंदुस्तान का कोई नागरिक इस बात की इजाजत देगा क्या कि बांग्लादेश का एक नागरिक हिंदुस्तान की नागरिकता भी रखे, राशन कार्ड से राशन निकाले, आधार कार्ड से देश के तमाम स्कीम्स का फायदा उठाए और तो और सरकार उसके अकाउंट में मनरेगा का पैसा भी ट्रांसफर कर दे? ये फिक्र बड़ी है और इस पर जवाब सामने आना जरूरी है। और अब खबरें पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक गर्भवती महिला के लिए हिंदुस्तानी फौज के जवान फरिश्ते बनकर सामने आए हैं। महिला को फौज के जवानों ने घुटने तक जमी बर्फ में 2 किलोमीटर तक आगे पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल ले जाया गया। जवानों की मदद के बाद महिला ने एक बेटे को जन्म दिया है। मध्य प्रदेश की मुरैना से अच्छी खबर आई है। मुरैना के सिंघोनिया क्षेत्र में 11वीं सदी की प्रतिमा मिली है। ये प्रतिमा तिरुपति बालाजी भगवान से मिलती जुलती है। बताया जा रहा है कि मूर्ति के साथ ही कुछ और अवशेष भी मिले हैं। पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 16 राज्यों में 98% मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए। इनमें से 1 करोड़ 36 हजार मरीज ठीक होकर घर भी लौट गए। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कोरोना के 18,094 नए मरीज मिले हैं, जबकि 20,532 ठीक हो गए। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने घर खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। होम लोन की ब्याज दर में 30 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.30% की कटौती की गई है। इससे अब बैंक की होम लोन ब्याज दरें 6.80% पर आ गई हैं। SBI के बाद अब दूसरे बैंक भी होम लोन की ब्याज दरों को कम करेंगे। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में ये शीर्ष पदों में से एक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD करने वाले अय्यर सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार भी होंगे और 100 देशों में तैनात करीब 15,000 अमेरिकी सैन्यकर्मी उनके अधीन काम करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।